जिन बच्चों को आज वाली क्लास समझ नहीं होगी उन्हें इसके पहले वाली क्लास को देखना पड़ेगा। तो आप लोग कर्तव्य एजुकेशन के एप्लीकेशन पर जा करके क्लास निःशुल्क देख सकते हैं। ठीक, चलिए आइए। जीएनपी मार्केट प्राइस एंड जीडीपी मार्केट प्राइस। ठीक, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। तो हम लोग ये बात करेंगे कि जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी मार्केट प्राइस और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है ना। बाजार कीमत और साधन लागत में आखिर अंतर क्या है। जब हम लोग देखिए बाजार कीमत की बात करते हैं या जब हम लोग साधन लागत की बात करते हैं तो बाजार कीमत से हमेशा साधन लागत कम होता है। ठीक है, यानी जैसे ही हम मार्केट प्राइस को देखते हैं तो मार्केट प्राइस में तमाम चीज़ें ऐड हो जाती हैं। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट देखते होंगे, उस पे एमआरपी लिखा रहता होगा, है ना। जब एमआरपी देखते हैं तो उस पे आप फैक्टर कॉस्ट भी देखते हैं, उसमें प्रॉफिट भी देखते हैं और उसमें आप टैक्स भी देखते हैं। तो जब कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं तो प्रोडक्ट की जब एमआरपी देखते हैं तो एमआरपी में तीन चीज़ें शामिल होती हैं। फैक्टर कॉस्ट शामिल होता है, ठीक, प्रॉफिट शामिल होता है और साथ साथ उसमें टैक्स भी शामिल होता है। तो इस तरीके की चीज़ें मिल करके मार्केट प्राइस बनाती हैं। ये मार्केट प्राइस बनता है जिसे हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे आप कंसेशन करवा सकते हैं। आप जब जो खुदरा मूल्य होता है उसमें आप कंसेशन करवाइए, क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऐड होता है। अब प्रॉफिट में ही क्या होगा, दुकानदार चीज़ों को कम कर सकता है। देखो, ना तो फैक्टर कॉस्ट कम कर सकता है, ना वो कर कम कर सकता है। टैक्स देना तो जरूरी है, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? साधन लागत किसी भी वस्तु को बनाने की वह प्रारंभिक लागत है जिसे लेना हर हाल में अनिवार्य है, जिस पर खर्च करना हर हाल में अनिवार्य है। जैसे भोजन, तो भोजन में गेहूं खरीदना आपको हर हाल में अनिवार्य। तो भोजन बनाए यानी रोटी बनाने में जो गेहूं की लागत है वो क्या है, एक प्रकार से फैक्टर कॉस्ट है। तो जब कभी भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में ये चीज़ जरूर देखी जाती है कि क्या हम उस कीमत को छोड़ सकते हैं या नहीं। हम उस कीमत को तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कि उसमें कुछ प्रॉफिट ना शामिल किया जाए। कीमत छोड़ नहीं सकते हैं। तो दुकानदार जब भी कोई वस्तु बेचता है तो उसमें वो प्रॉफिट भी शामिल करता है, फैक्टर कॉस्ट भी शामिल करता है। मतलब क्या हुआ, अच्छा टैक्स भी शामिल करता है। टैक्स तो गवर्नमेंट का हो गया, अब टैक्स चोरी करे तो बात अलग है। तो जब हम इन तीन फैक्टर्स को मिलाते हैं तब हमको क्या मिलता है, एमआरपी मिलता है। क्या मिलता है, एमआरपी मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, each and every condition, in each and every situation, MRP always greater than factor cost. In each and every condition, MRP कहिए या MP कहिए, मार्केट प्राइस कहिए, वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। या आप कहिए MRP या मार्केट प्राइस हमेशा बड़ा होगा टैक्सेस से, या MRP या मार्केट प्राइस कहिए हमेशा बड़ा होगा प्रॉफिट से। कभी ऐसा नहीं होगा कि एमआरपी बड़ा, कभी ऐसा नहीं होगा कि फैक्टर कॉस्ट बड़ा हो जाए या टैक्स बड़ा हो जाए या प्रॉफिट बड़ा हो जाए। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इन ईच एंड एवरी कंडीशन मार्केट प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। in each and every condition market price is always greater than profit. In each and every condition market price is always greater than taxes. ठीक है, मतलब ये वही वाली बात हुई ना कि 10 हमेशा बड़ा होगा 8 से, 10 हमेशा बड़ा होगा 5 से, 10 हमेशा बड़ा होगा, समझ में आ रहा है, 3 से। यानी अगर 10 बन रहा है, मान लीजिए 5 बना, 3 बना, फिर 2 बना,
तो 10 तो 5 से भी बड़ा होगा, 3 से भी बड़ा होगा, 2 से भी बड़ा होगा। इसलिए जब कभी भी जीएनपी मार्केट प्राइस की बात होगी तो जीएनपी मार्केट प्राइस हमेशा जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। जीएनपी इसी प्रकार से जीडीपी मार्केट प्राइस हमेशा जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। इन ईच एंड एवरी कंडीशन जीएनपी मार्केट प्राइस जीएनपी फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा तो जीडीपी मार्केट प्राइस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 2 फार्मूला आपको दिया था, उन 2 फार्मूले की बात करते हैं। याद करिए थोड़ा सा फार्मूला। पहला फार्मूला ये था कि जब हम जीएनपी निकाल रहे थे तो जीएनपी इसको क्या लिखा था हमने कि भारत में रहने वाले भारतीयों की आय, ठीक, प्लस विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय, और जब हम लोग जीडीपी निकाल रहे थे तो क्या था, भारत में रहने वाले भारतीयों की आय प्लस भारत में रहने वाले विदेशियों की आय, विदेशियों की आय। समझ में आ रही है? समझ रहे हैं बात? तो जब हमने जीएनपी बताया था तो हमने कहा जीएनपी की शर्त ये है कि वह व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। जीडीपी की शर्त ये है कि वह व्यक्ति भारत में होना चाहिए। याद करिए फार्मूला पिछली क्लास से कि जीएनपी इज इक्वल टू प्रोडक्शन डन बाय इंडियन सिटीजन्स हु आर लिविंग इन इंडिया, प्रोडक्शन डन बाय इंडियन सिटीजन्स हु आर लिविंग इन अब्रॉड। ठीक, जीडीपी में क्या होगा, प्रोडक्शन डन बाय इंडियन सिटीजन्स हु आर लिविंग इन इंडिया प्लस प्रोडक्शन डन बाय abroad citizens who are living also in India. Then the two basic difference between GNP and GDP, where GNP required those persons who belongs to India, that is Indians, and GDP required those persons who are living in India. It means whatever, whether they belongs to India or they belongs to abroad, foreigners. ठीक है, तो अगर हम माइनस कर दें, जीएनपी माइनस करें तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है। तो ये आ जाएगा जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल टू विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय माइनस भारत में रहने वाले विदेशियों की आय। ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय को हम क्या मान लेते हैं, एक्सपोर्ट, इसको हम एक्सपोर्ट मान लेते हैं। भारत में रहने वाले विदेशियों की आय क्या मान लेते हैं, इम्पोर्ट। अब आप कहेंगे अरे सर वाह, अपने मन से ही मान ले रहे हैं। क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि जब विदेशों में जो भारतीय रहेंगे वो बाहर से डॉलर भेजेंगे और हमको डॉलर से एक्सचेंज होकर रुपया मिलेगा। तो जब भारत को डॉलर मिलता है, एक्सचेंज होता है आरबीआई में, तो हमको क्या मिलता है,
डॉलर, और हिंदुस्तान को डॉलर कैसे मिल सकता है? निर्यात के बाद। यानी जिस भी कंडीशन से हमको डॉलर मिलता है वो एक फ्रेम होता है एक्सपोर्ट का, ठीक है। और जब हम यहाँ से जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, रुपया हमारा जा रहा है, जाके एक्सचेंज हो रहा है डॉलर में। जब डॉलर आपके घर से बाहर जाएगा तो आयात है, ठीक है। आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आयात हुआ। और जब डॉलर मिलेगा, निर्यात है। इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट मान रहे हैं, इसको इंपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा, चूंकि ये भी एक विदेशी इनकम है, क्योंकि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, भारतीयों की आय है, वो भी एक विदेशी इनकम है। और जो भारत में रहने वाले विदेशी हैं, वो भी विदेशी इनकम है। यानी ये पूरा एक शुद्ध विदेशी इनकम बन गया। तो हम कह सकते हैं जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल टू एनएफआई। जीएनपी माइनस जीडीपी इक्वल टू एनएफआई, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू नेट फॉरेन इनकम, यानी शुद्ध विदेशी आय। ठीक। अब सवाल ये है कि जो हमारा नेट फॉरेन इनकम मिल रहा है, जो हमारा नेट फॉरेन इनकम मिल रहा है, वो जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस है, या जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है? एक सवाल आता है। तो देखा जाए, वास्तव में जब हम जीएनपी मार्केट प्राइस माइनस जीडीपी मार्केट प्राइस करेंगे तो भी हमें एनएफआई मिलेगा, और जब हम जीएनपी फैक्टर कॉस्ट माइनस जीडीपी फैक्टर कॉस्ट करेंगे तो भी हमें एनएफआई मिलेगा। और इन दोनों एफआई की वैल्यू क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। यानी जब हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? शुद्ध विदेशी आय। जहां एक्स क्या दर्शाता है? एक्स ये बता रहा है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आय कितनी है, और इंपोर्ट क्या बता रहा है? भारत में रहने वाले विदेशियों की आय कितनी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये एक तरीका है समझने का, ठीक है। तो अब सवाल ये भी है कि क्या होगा जब x बड़ा हो जाए m से? यानी अगर हम x माइनस एम इक्वल टू NFI कर रहे हैं तो क्या क्या शर्तें हो सकती है? तो देखिए, पहली शर्त तो ये होगी कि x बड़ा हो m से। दूसरी शर्त ये होगी m बड़ा हो x से। तीसरी शर्त ये हो सकती है कि x किसके बराबर हो जाए? m के बराबर हो जाए, ठीक है। यानी आयात निर्यात से बड़ा हो जाए, और निर्यात निर्यात आयात से बड़ा हो जाए, आयात निर्यात से बड़ा हो जाए, और एक्स एम के बराबर हो जाए। अच्छा, अगर एक्स बड़ा हो जाएगा एम से तो एनएफआई क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना। एफआई क्या होगा? पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक्स बड़ा होगा एम से, यानी 5 है, 3 से बड़ा है, तो हल क्या आएगा? सोल्यूशन क्या आएगा? पॉजिटिव, पहली कंडीशन में। अगर दूसरी कंडीशन में एम बड़ा हो जाए एक्स से तो एनएफआई क्या होगा? जाहिर सी बात है, अब जहां हम x माइनस एम लिखते हैं तो x माइनस एम, एम बड़ा हो जाए, यानी 3 हो जाए, ये 5 हो जाए, तो -2 आ गया ना। तो सोल्यूशन क्या आया? निगेटिव। तो ऐसे में नेगेटिव हो गया एनएफआई। और तीसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? तीसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि अगर x m के बराबर हो जाए तो एनएफआई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर हो गया तो शुद्ध विदेशी आय 0 हो गया, आयात निर्यात कम हो गया, यानी हम बंद अर्थव्यवस्था हो गए। तो यहीं से जो संकल्पना आती है बंद अर्थव्यवस्था की, वो यही है, क्लोज्ड इकोनॉमी, ठीक है। क्लोज्ड इकोनॉमी। तो क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब क्या हुआ कि आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाना चाहिए, बंद। समझ में आ रहा है? हालांकि अब दुनिया के किसी भी मुल्क में, हिंदुस्तान में भी, दुनिया किसी भी नेशन में बंद अर्थव्यवस्था नहीं है। एक देश को मान सकते हैं, उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर अभी भी क्लोज इकोनॉमी के लक्षण दिखते हैं। क्लोज इकोनॉमी कह नहीं सकते। यानी यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि अगर NFI 0 हो जाता है तो फिर
क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है, क्लोज्ड इकोनॉमी हो जाती है, क्लोज्ड। नोट कर लीजिए।